हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर जिसका नाम है पृथ्वी स्टडी पॉइंट। क्लास है इंजीनियरिंग की और आज की क्लास में हम पढ़ने वाले बच्चों कॉजेज़ ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। प्रोडक्टिविटी किन कारणों की वजह से डाउन होती है। हमारी जो पिछली क्लास हुई थी उसके बारे में थोड़ा बताता हूँ, जिसमें हमने प्रोडक्टिविटी के बारे में पढ़ा था और प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करने वाले फैक्टर हमने देखे थे। कौन कौन से फैक्टर जो हैं वो प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, तो ये उसी की सीरीज़ में अगली क्लास है कि अब कौन कौन से रीज़न हैं जिनकी वजह से प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। तो यहाँ पे मैं आपको बच्चों एक बात बता देता हूँ, जिन फैक्टर पे प्रोडक्टिविटी डिपेंड करती है, ठीक है, तो उन्हीं फैक्टर की वजह से प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है। ठीक है, ये इसलिए मैं समझा रहा हूँ कि आप जब वो वाला टॉपिक पढ़ेंगे और इसको भी पढ़ेंगे तो आपको बहुत सिमिलर से लगेंगे। ठीक है, वहाँ पे हमने फैक्टर पढ़े हैं, यहाँ पे हम कॉजेज़ दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको याद करना बहुत आसान हो जाएगा क्योंकि टॉपिक अलग अलग हैं, तो इसलिए एक्सप्लेन भी अलग अलग कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन है एक दूसरे से कनेक्ट ही। ठीक, तो उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर जिसने पिछली क्लास ना देखी हो तो देख सकते हैं। अब आज की क्लास स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला है लैक ऑफ मोटिवेशन। इसको समझाने से पहले मैं बता देता हूँ कि प्रोडक्टिविटी, एक बार ओवरव्यू दे रहा हूँ कि प्रोडक्टिविटी होता था आउटपुट अपॉन इनपुट। आउटपुट माने आपने जितने पीस आप प्रोड्यूस कर रहे हो, इनपुट माने जो आप प्रोडक्शन कर रहे हो उसको करने के लिए आपको रिसोर्सेज क्या क्या चाहिए। मैन चाहिए, मशीन चाहिए, लेबर चाहिए, कैपिटल चाहिए, ये जो आपके सारे इनपुट हैं, खर्चे हैं। ठीक है, और आउटपुट, तो आउटपुट अपॉन इनपुट जो है वो प्रोडक्टिविटी कहलाता था। ठीक है, तो अब इसमें आप पहला फैक्टर देखते हैं बच्चों कि जिसकी वजह से प्रोडक्टिविटी डाउन हो रही है, जिसमें सबसे पहला आ रहा है लैक ऑफ मोटिवेशन। कि अगर एम्प्लॉयज़ जो हैं वो मोटिवेट नहीं होंगे, ठीक है, तो वो काम सही से नहीं करेंगे। आप समझते हैं कि जब बंदा मोटिवेट नहीं है अपने काम को लेके तो वो सीरियस होकर काम नहीं करेगा, मन काम में नहीं लगेगा, तो वहाँ पे वो रिजेक्शन कर सकता है, गलतियाँ कर सकता है। ठीक है, तो जब गलतियाँ करेगा तो आपका स्क्रैप बढ़ेगा, तो आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। ठीक है, तो उसमें ये चीज़ आती है कि मोटिवेशन करने के लिए क्या क्या किया जाए, कि सिर्फ सैलरी ही फैक्टर नहीं होता। लिखा है ना, पे इज़ नॉट इनफ, दे नीड टू हैव गुड सेफ वर्किंग कंडीशन एंड टू बी रिकॉग्नाइज एज द मोस्ट विटाल पार्ट ऑफ द एंटरप्राइजेस। सिर्फ सैलरी से ही मोटिवेशन नहीं आता। मोटिवेशन एक खुद में बहुत बड़ा टॉपिक है, उसके बहुत सारे फैक्टर होते हैं, लेकिन हमें वहाँ ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। तो ये कह रहे हैं कि सिर्फ सैलरी ही नहीं, जैसे अच्छा वर्किंग एनवायरनमेंट हो, ठीक है, बंदे की पहचान हो कंपनी से। देखिए, जब कोई बड़ी कंपनी में काम करते हैं तो जितनी ऑर्गेनाइजेशन की पहचान होगी उतनी ही उस एम्प्लॉय, उस कर्मचारी की पहचान होगी। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ी कंपनी जैसे महिंद्रा हो गया, टाटा हो गया, लोग ऐसी कंपनी में काम करते हैं तो बड़े गर्व से कहते हैं कि हम महिंद्रा में काम करते हैं, हम टाटा में काम करते हैं, क्योंकि जितना बड़ा ब्रांड है उसी ब्रांड से वो जो कर्मचारी है अपनी पहचान जोड़ता है। ठीक है, तो ये चीज़ें बंदे को मोटिवेट करती हैं काम करने के लिए, कि वो अच्छे से काम करे ताकि कंपनी का भी नाम अच्छा हो और उस बंदे का नाम भी अच्छा हो। ठीक है, तो इसी तरीके के फैक्टर हम यहाँ पे देखने वाले हैं बच्चों, बहुत सिंपल है। मैंने बहुत कहीं शॉर्ट में भी लिख दिए हैं पॉइंट, तो बच्चा चाहे तो अपनी मर्जी से उनको बढ़ा भी सकता है। लैक ऑफ स्किल, अगर बंदे के अंदर स्किल की कमी है, ठीक है, उसकी प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं हो रखी है, उसके अंदर क्या कहते हैं कम्युनिकेशन स्किल है या मशीन्स के लिए कोई स्पेशल स्किल चाहिए, अगर वो कमियां हैं तो वो जाहिर सी बात है काम अच्छा नहीं कर पाएगा और प्रोडक्टिविटी को डाउन करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लैक ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन, अगर आपके डिज़ाइन में, आपके प्रोडक्ट में स्टैंडर्डाइजेशन यानी कि मानकीकरण का जो है वो फुलफ़िल नहीं होता है, वो स्टैंडर्डाइज या स्टैंडर्ड्स को फुलफ़िल नहीं करता है, तब भी आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। ठीक है, क्योंकि आपको पता है मार्केट में compete करने के लिए स्टैंडर्डाइज प्रोडक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका प्रोडक्ट स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करता तो वो मार्केट में बिकेगा नहीं, जब बिकेगा नहीं तो आपका आउटपुट नहीं बढ़ेगा, आउटपुट नहीं बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। तो वहाँ फॉर्मूले से आप रिलेट करते हुए चलिए तो आपको सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी। नेक्स्ट है रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ मटेरियल। अगर आपने मटेरियल गलत सेलेक्ट कर लिया, गलत सेलेक्ट करने का क्या मतलब है कि आप जो भी आप प्रोडक्ट बना रहे हैं उसके लिए आपको बेस्ट मटेरियल सेलेक्ट करना है, जो भी उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है, चाहे वो प्राइस वाइज हो, चाहे वो क्वालिटी वाइज हो, वो सारी चीज़ें आपको ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा महंगा भी नहीं खरीदना है ताकि इनिशियल कॉस्ट बढ़ जाए, सस्ता भी नहीं लेना है ताकि क्वालिटी ख़राब हो जाए। ठीक है, प्रॉपर सेलेक्शन करना है तभी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ होगी। ठीक है बच्चों, तो आप इसमें मैंने जैसे रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ मटेरियल शॉर्ट लिख दिया, तो आप चाहें तो ये आगे इसके बातें अपने हिसाब से बढ़ा सकते हो, वो क्वेश्चन पर डिपेंड करता है कि कितने मार्क्स का आ रहा है वहाँ पर। ठीक है, ऐसी तरीके से बच्चों रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ टूल, अगर आपने जो टूल यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, या मशीन जो यूज़ हो रही हैं
प्रॉपर मशीन का आप सिलेक्शन नहीं कर रहे हैं तो भी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। बार बार प्रोडक्टिविटी डाउन करने का मतलब यही है कि आपके आउटपुट में कमी आ जाएगी, ठीक है, और इनपुट आपके खर्चे बढ़ जाएंगे। आप टूल महंगा यूज़ कर रहे हैं, इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, तो मतलब आप इनपुट बढ़ा रहे हैं, आप खर्चा बढ़ा रहे हैं, तो प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर प्रोडक्ट डिज़ाइन। अगर आपके प्रोडक्ट का डिज़ाइन प्रॉपर नहीं है तो आपको पता है उसमें बहुत सारे एक्स्ट्रा प्रोसेस आप कर सकते हो, एक्स्ट्रा प्रोसेस आप करोगे तो आपकी लेबर खर्च होगी, टाइम खर्च होगा, ठीक है, तो वहाँ पे आपके वेस्टेज होंगे, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सारे पॉइंट बच्चों वही हैं जो हमने पिछली वीडियो में फैक्टर्स के रूप में पढ़े हैं कि कौन कौन से फैक्टर प्रोडक्टिविटी को अफेक्ट करते हैं। उन्हीं फैक्टर को अब मैं उस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि इनकी वजह से प्रोडक्टिविटी डाउन कैसे हो रही है, ठीक है। तो आप एक बार पढ़ लेंगे तो बहुत आराम से इसको लिख पाएंगे। रॉन्ग सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस, अगर आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, ठीक है, वर्किंग प्रोसेस है, उसका सिलेक्शन आपने सही नहीं किया, रॉन्ग सेलेक्ट कर लिया प्रोसेस, ठीक है, तो भी आपको इसका नुकसान उठाना पड़ेगा, प्रोडक्टिविटी आपकी डाउन हो जाएगी। नेक्स्ट है लैक ऑफ ट्रेंड वर्कर्स। ये उसी के जैसा हो गया बच्चों जैसे लैक ऑफ स्किल है। अगर आपके वर्कर की ट्रेनिंग अच्छे से नहीं हो रखी है, जिस मशीन को वो चलाते हैं उनकी प्रॉपर नॉलेज उन्हें नहीं है, प्रॉपर ट्रेनिंग उनकी नहीं हो रखी है, तो वो रिजेक्शन करेंगे, पीस ख़राब करेंगे, क्वालिटी जो प्रोडक्ट की वो डाउन करेंगे, जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी, ठीक है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर मटेरियल हैंडलिंग। इस पॉइंट को भी आप अच्छे से समझते हैं बच्चों। मटेरियल हैंडलिंग का क्या मतलब है, जब आपको मटेरियल इंडस्ट्री के अंदर हैंडलिंग करना है, मतलब एक मशीन से दूसरी मशीन पे, दूसरी मशीन से तीसरी मशीन पे पहुंचाना है, और ये पहुंचाने का तरीका अगर आपका प्रॉपर नहीं है, ठीक है, जहां आपको कन्वेयर यूज़ करनी चाहिए आप कन्वेयर यूज़ नहीं कर रहे हैं, ठीक है, पैलेट यूज़ करने पैलेट यूज़ नहीं कर रहे हैं, उस तरीके से मतलब आप मटेरियल हैंडलिंग प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहे हैं, मशीनों के एक मशीन से दूसरी मशीन तक जाने में पीस बहुत सारा टाइम कंज्यूम कर रहा है, तो आइडियल टाइम बढ़ेगा, है ना, अगला ऑपरेटर खाली रह सकता है, तो इन वजह से भी प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ मशीन। ये पॉइंट भी बच्चों फैक्टर में भी आया था, यहाँ पर भी है। अगर आप प्रॉपर शेड्यूल से मेंटेनेंस नहीं कर रहे हो मशीनों का, रैंडमली ब्रेकडाउन मेंटेनेंस अगर आपकी कंपनीज में हो रहे हैं, मशीनों में हो रहे हैं, कभी भी चलते चलते मशीन रुक जा रही है, तो इसका आपको पता है क्या नुकसान होता है कि जो है अगर मशीन रुक गई तो वर्कर खाली खड़ा है, खाली खड़ा है इन द सेंस आइडल टाइम बढ़ रहा है, ठीक है, तो वो लॉस हो रहा है, तो ये भी पॉइंट हो गया। अच्छा, मेंटेनेंस की मैंने क्लास अलग से ली हुई है, मेंटेनेंस की प्लेलिस्ट भी बनी हुई है चैनल पर कि मेंटेनेंस क्या होती है, मेंटेनेंस के टाइप क्या होते हैं, वो भी आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल देता हूँ, नहीं तो कुछ बच्चे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में भी चला लेते हैं। तो ये इसलिए है बच्चों क्योंकि देखिए टॉपिक जब हम पढ़ते हैं, मान लीजिए इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग का टॉपिक इस टाइम चल रहा है, लेकिन उसमें बहुत सारे चैप्टर या जो टॉपिक होते हैं वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। जैसे मेंटेनेंस का नाम आ गया तो मेंटेनेंस भी अलग से टॉपिक है, मैंने इस पर भी वीडियो बना रखी है, ठीक है, तो जिनको ज़रूरत होगी तो वो बच्चे देख सकते हैं वहाँ से, और कुछ बच्चे पढ़ भी चुके हैं पहले भी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लैक ऑफ फेवरेबल इन्वायरमेंटल कंडीशन। अगर जहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, ठीक है, वहाँ पे इन्वायरमेंट कंडीशन ठीक नहीं है, मतलब प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं है, ठीक, लाइट प्रॉपर नहीं आ रही है, मतलब रोशनी नहीं है मशीनों पर, अच्छी हवा अच्छी नहीं आती है, तो वर्कर का काम कैसे, मतलब गर्मियों के दिन है, पंखा अगर सही से नहीं चल रहा है, वेंटिलेशन नहीं है, तो वहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो बंदा काम कैसे करेगा, ठीक है, या मशीनों पर रोशनी अच्छी लाइट की व्यवस्था नहीं है, सीएनसी मशीन में अंदर लाइट लगती है, मान लीजिए कोई बल्ब खराब है उसको ठीक नहीं कर रहा है कोई बहुत दिन से, तो अगर इस तरीके का माहौल है तो वहाँ पे भी क्या होगा, गलतियाँ होंगी, गलती होगी तो मतलब वही फिर से कि स्क्रैप बढ़ेगा, ठीक है, और प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। आगे बढ़ते हैं बच्चों, लैक ऑफ कॉपरेशन बिटवीन एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉयर, ठीक है, ये क्या चीज़ है कि भाई मैनेजमेंट और जो कर्मचारी के रिलेशन है वो बहुत अच्छे नहीं है, ठीक है, तो यहाँ तो ये दिक्कत सभी बच्चे समझते हैं कि अगर मालिक में और कर्मचारी में संबंध ठीक नहीं है, मनमुटाव है किसी भी चीज़ को लेकर, चाहे वो सैलरी को लेकर, वर्किंग आवर को लेकर, या कंपनी की पॉलिसीज़ को लेकर, तब भी जो है इसका नुकसान कैसे होगा बच्चों, इसका नुकसान ऐसे होगा कि मान लीजिए कि अब कर्मचारी अपनी मालिक से खुश नहीं है, तो खुश नहीं है इन द सेंस वो काम में पूरा फोकस नहीं कर पा रहा है, अपना 100% नहीं दे पा रहा है, कंपनी का माहौल सही नहीं बन रहा है, ठीक है, तो दिक्कतें आएंगी, फिर गलतियां भी होंगी और सारी चीज़ें खराब होनी शुरू हो जाएंगी। नेक्स्ट है इम्प्रॉपर एनर्जी यूटिलाइजेशन। एनर्जी यूटिलाइजेशन का पॉइंट भी फैक्टर्स में था कि भाई जो भी मशीनरी है, मशीनरी बहुत पुरानी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रही है,
जो है आप इंडस्ट्री जो है ध्यान नहीं दे रही है, या जनरेटर अगर चल रहा है जनरेटर पे प्रॉपर ध्यान नहीं दिया जा रहा, लाइट आ रही है तब भी जनरेटर चल रहा है, कोई ध्यान नहीं रख पा रहा है उस तरीके से। तो अगर ऐसा कुछ हो रहा है मतलब तो आपकी एनर्जी कंज्यूम हो रही है एक्स्ट्रा, आपने जनरेटर रखा हुआ है, आप उसकी टाइम से सर्विस नहीं करते हो, ऐसा भी हो सकता है, तो वो डीजल की खपत बढ़ा देगा। बात समझ में आ रही है? तो ये सारी चीज़ें जो हैं आपके खर्चे बढ़ाएंगे ना, इनपुट बढ़ेगा, इनपुट बढ़ेगा तो प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट है रॉन्ग सेलेक्शन ऑफ प्लांट लोकेशन। इस पॉइंट को भी आराम से डिस्कस किया जा सकता है कि भाई प्लांट लोकेशन अगर गलत सेलेक्ट हो गई तो उसको प्रोडक्टिविटी कैसे अफेक्ट करेगी। ये भी हमने पिछले में भी डिस्कस किया था कि मान लीजिए ऐसी जगह आपने प्लांट लगा दिया कि जहाँ रॉ मटेरियल ही 400 किलोमीटर दूर से आता है, सपोज कीजिए, तो ये 400 किलोमीटर का किराया जुड़ गया आपका। ठीक है। दूसरी चीज़, आपने ज़मीन ऐसी जगह खरीद ली जहाँ बहुत महंगी ज़मीन मिल रही है, तो पहले ही कैपिटल कॉस्ट बहुत ज़्यादा लग गई, तो आप कहाँ तक अपना प्रॉफिट निकालते रहेंगे। तो ये चीज़ें भी आपको प्रोडक्टिविटी डाउन करती हैं। ठीक है, ये कारण हो सकते हैं, ये सब कारण ही तो पढ़ रहे हैं कि किन की वजह से प्रोडक्टिविटी डाउन हो सकती है। नेक्स्ट है बच्चों, इंक्रीज इन आइडियल टाइम विल डिक्रीज इन प्रोडक्टिविटी। ये पॉइंट तो अभी मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। अगर आइडियल टाइम बढ़ेगा, आइडियल टाइम क्या होता है बच्चों, सबको पता है, जिस टाइम पे मशीन खाली खड़ी है या ऑपरेटर खाली खड़ा है, काम नहीं हो रहा है, मतलब ऐसे समझिए। तो ये टाइम जितना बढ़ेगा उतनी प्रोडक्टिविटी डाउन होगी। ये टाइम कम से कम होना चाहिए, मशीनों का भी फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए और लेबर का भी फुल यूटिलाइजेशन होना चाहिए। ठीक है। और लास्ट पॉइंट है लैक ऑफ टेक्नोलॉजी। अगर कंपनीज़ में नई टेक्नोलॉजी, सीएनसी मशीन नहीं है, रोबोटिक्स या कुछ और जो नए अप्रोच आ रहे हैं, CIM, CAD, CAM, इन चीज़ का यूज़ नहीं हो रहा है, ठीक है, नई टेक्नोलॉजी का यूज़ नहीं हो रहा है, तो भी कंपनी पिछड़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि आज के टाइम में मॉडर्न टेक्नोलॉजीज आ गई हैं जिनसे क्वालिटी इंप्रूव होती है। ठीक है, मैन पावर रिड्यूस होती है, खर्चे कम होते हैं और प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होती है। तो ये 14, 15, 16 पॉइंट हैं बच्चों। तो मैंने बाद में तो बहुत शॉर्ट ही कर दिए हैं। अगर आप अपने एग्ज़ाम में नंबर के हिसाब से इनको इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब इनके में अंदर डिटेल लिख सकते हैं। ठीक है, मैंने इसलिए ये पॉइंट एक्सप्लेन करें। उम्मीद है बच्चों आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो बच्चों अच्छी लगे या मतलब क्लास अगर अच्छी लगा करे तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें और कमेंट सेक्शन में भी जाके कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट से ही जो है हमको जो है एप्रिसिएशन मिलता है और मोटिवेशन मिलता है कि अब नेक्स्ट क्लास में और ज़्यादा मेहनत करके मतलब और अच्छे से नोट्स बनाऊँ। मैं कोशिश तो यही करता हूँ कि अच्छे से अच्छे नोट्स बच्चों को प्रोवाइड कराऊँ ताकि उनको बहुत जल्दी चीज़ें समझ में आ जाएँ, क्योंकि जो मेहनत मैं किताबों में करता हूँ फिर वो बच्चों को ना करनी पड़े, बस उनको एक जगह मटेरियल मिल जाए और वो आराम से उसको तैयार कर लें। ठीक है, तो आप अपना सपोर्ट बनाए रखिए। जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं करा वो सब्सक्राइब भी कर लें और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, खुश रहिए।